26 मई 2018 को कर्नाटक का मानुगुली शांति से सो रहा था। उसे कॉरपोरेशन बैंक ब्रांच में आने वाले तूफान का पता नहीं था। रात शांत थी, लेकिन बैंक के अंदर चोर भूतिया सटीकता से घूम रहे थे। एक बड़े सोने के लोन लॉकर को निशाना बना रहे थे। कोई अलार्म नहीं बजा, कोई गोली नहीं चली, बस एक मेथोडिकल, शांत ऑपरेशन। सुबह तक कर्मचारियों ने वॉल्ट का दरवाजा खुला पाया और वह लॉकर, जिसमें सैकड़ों परिवारों का सोना था, पूरी तरह खाली हो चुका था। तार काट दिए गए थे, सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल कर दिए गए थे और 53 करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया था। जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था, कोई फिंगरप्रिंट नहीं था, कोई सुराग नहीं था, बस एक परफेक्टली क्लीन क्राइम सीन। इस दुस्साहस और सटीकता ने अनुभवी पुलिस अधिकारियों को भी चौंका दिया। चोरों ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, सिक्योरिटी की हर लेयर को बायपास कर दिया था। बैंक की पवित्रता टूट चुकी थी और पुलिस को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक ऐसी डकैती जिसमें तुरंत कोई लीड नहीं थी। सोना बिना किसी निशान के गायब हो गया था और जल्दी समाधान की उम्मीद भी गायब हो गई थी। मानुगुली की शांत डकैती शुरू हो चुकी थी और शहर कभी पहले जैसा नहीं रहा। इस अफरा तफरी के बीच इन्वेस्टिगेटरों को खाली लॉकर के पास एक अजीब चीज मिली। एक कच्ची काली गुड़िया जिस पर सिंदूर, नींबू और मिर्च लगी थी। यह जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए रखी गई थी। पुलिस को भ्रमित करने और लोकल अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए काला जादू का एक नाटक रचा गया था। मीडिया ने काला जादू डकैती के एंगल पर खूब खबरें चलाईं, जिससे सबका ध्यान असली क्राइम से हट गया। चोरों ने स्थानीय मान्यताओं का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, यह सोचकर कि पुलिस को भटका दिया जाएगा। हालांकि सीनियर अधिकारियों को शक था कि यह एक रेड हेरिंग है, इतनी नाटकीय कि असली नहीं हो सकती। असली अपराधी तांत्रिक नहीं थे, बल्कि चालाक प्लानर थे जो साइकोलॉजी को धुंधलेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस को अंधविश्वास से आगे बढ़कर तथ्यों पर ध्यान देना था। काला जादू की थ्योरी को साइड में रखकर पुलिस ने एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जीरो से। बैंक की सीसीटीवी हार्ड डिस्क चोरी हो गई थी, बाहरी कैमरे के तार काट दिए गए थे, कोई फुटेज नहीं, कोई सुराग नहीं। पुलिस ने शहर में छानबीन की, प्राइवेट सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए और संदिग्ध गतिविधि के किसी भी निशान के लिए घंटों के धुंधले वीडियो खंगाले। साथ ही उन्होंने मोबाइल टावर डेटा निकाला। डकैती के दौरान बैंक के पास एक्टिव अनजान नंबरों की तलाश की। यह एक बहुत मेहनत वाला काम था, एक सिंगल लीड के लिए हजारों डेटा पॉइंट्स को छानना। जासूसों ने हर बैंक कर्मचारी से भी पूछताछ की, अंदरूनी जानकारी या संदिग्ध व्यवहार के लिए पूछताछ की। अंदर के आदमी के होने की थ्योरी और मजबूत होती गई। चोरों को ठीक से पता था कि किस लॉकर को निशाना बनाना है और सिक्योरिटी को कैसे बायपास करना है। हर कर्मचारी की जांच की जा रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। जांच समय के खिलाफ एक दौड़ थी, दबाव बढ़ता जा रहा था और कोई स्पष्ट संदिग्ध नहीं था। परफेक्ट क्राइम कायम होता दिख रहा था। हफ्तों बीत गए और जांच रुक गई, जब तक कि इंसान की फितरत ने दखल नहीं दिया। ब्रांच मैनेजर विजय कुमार सहयोगी और परेशान दिखे, लेकिन पुलिस ने उन पर कड़ी नजर रखी। बैंक धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, लेकिन अपराधियों पर दबाव बढ़ता गया। इतनी बड़ी दौलत छिपाना जोखिम भरा था और लगातार मीडिया का ध्यान इसे और खराब कर रहा था। चोरों का आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन उनकी चिंता भी बढ़ी। पुलिस इंतजार करती रही, यह जानते हुए कि बेहतरीन प्लान भी एक गलती से बिगड़ सकते हैं। सोना एक भारी बोझ था और अपराधी किनारे पर जी रहे थे। यह बस समय की बात थी जब कोई फिसल जाता। नई सीसीटीवी फुटेज से ब्रेक मिला। डकैती के हफ्तों बाद ब्रांच मैनेजर की कार देर रात बैंक में देखी गई। विजय कुमार का वहां होने का कोई कारण नहीं था। देर रात की उनकी विजिट ने तुरंत शक पैदा कर दिया। पुलिस ने उनका पीछा किया, उनकी कॉल मॉनिटर की और जल्द ही महसूस किया कि वह क्राइम सीन पर वापस आ रहे थे। इन्वेस्टिगेटरों का मानना है कि वह डकैती के दौरान इस्तेमाल किए गए एक गैस सिलेंडर को वापस निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो जल्दबाजी में छूट गया था। इस क्लासिक क्रिमिनल ब्लंडर ने पुलिस को उनकी पहली ठोस लीड दी। सहयोगी मैनेजर अब मुख्य संदिग्ध था। जांच का फोकस विजय कुमार और उनके कनेक्शन पर शिफ्ट हो गया। अदृश्य दुश्मन का आखिरकार एक चेहरा मिल गया। पूछताछ के दौरान विजय कुमार का मुखौटा टूट गया। सबूतों का सामना करने पर उन्होंने कबूल किया 53 करोड़ की डकैती के पीछे वही मास्टरमाइंड थे।
उनके साथी संतोष कुमार एक रिश्तेदार और ड्राइवर और श्रीधर गोवा से एक ट्रक ड्राइवर थे। तीनों ने विजय के अंदरूनी ज्ञान का फायदा उठाते हुए महीनों तक क्राइम की योजना बनाई थी। विजय ने एक्सेस और जानकारी दी, संतोष और श्रीधर ने लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट संभाला। पुलिस ने दोनों साथियों को तुरंत पकड़ लिया। जांच से पता चला कि कैसे विजय के पद ने उन्हें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और वॉल्ट एक्सेस पर कंट्रोल दिया। उनका मकसद सीधा था, लालच और बढ़ता कर्ज। तीनों का शानदार जीवन का सपना पुलिस कस्टडी में खत्म हो गया। उनके कबूलनामे ने धोखे, सावधानीपूर्वक योजना और एक जानलेवा गलती की तस्वीर पेश की। पुलिस को आखिरकार समझ में आ गया कि डकैती कैसे हुई थी। यह प्लान सीधा बॉलीवुड थ्रिलर से निकाला गया था। धूम जैसी फिल्मों से प्रेरित होकर तीनों ने सिनेमाई डकैतियों का अध्ययन किया और उन्हें असल जिंदगी में अपनाया। विजय ने वॉल्ट की चाबी का वैक्स इंप्रेशन बनाया, सिक्योरिटी को बायपास करने के लिए एक डुप्लीकेट बनाया। उन्होंने गैस कटर और एक ट्रक का इस्तेमाल करके अंदरूनी लॉकर को तोड़ा और सोने को ट्रांसपोर्ट किया। डकैती की रात उन्होंने कैमरों को डिसेबल किया, डुप्लीकेट चाबी से अंदर गए और सीसीटीवी हार्ड डिस्क हटा दी। घंटों काम करने के बाद उन्होंने लॉकर खाली किया, सोना लॉड किया और ध्यान भटकाने के लिए काली जादू की गुड़िया रखी। उन्होंने सीन साफ किया, लेकिन एक गैस सिलेंडर भूल गए, एक गलती जो उनका अंत बन गई। ऑपरेशन को सिनेमाई अंदाज में अंजाम दिया गया था, लेकिन असल जिंदगी ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी परफेक्ट क्राइम इंसानी गलती की वजह से खुल गई। आखिरकार फिल्मों के बाहर कोई क्लीन गेट अवे नहीं होता। विजय कुमार के कबूलनामे से पुलिस को चोरी हुए ज्यादातर सोने का पता चला, जो छिपे हुए ठिकानों और प्रॉपर्टीज से बरामद किया गया। लगभग 13 किलोग्राम 38 करोड़ रुपए का मिला, लेकिन एक बड़ा हिस्सा अभी भी गायब है। बाकी या तो ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया होगा या इतना अच्छी तरह छिपाया गया होगा कि मिल न सके। इस केस ने बैंक सिक्योरिटी में कमजोरियों और अंदरूनी धोखे के खतरों को उजागर किया। इसके जवाब में पूरे भारत में बैंकों ने अपने प्रोटोकॉल की समीक्षा की। विजय कुमार और उनके साथियों को दोषी ठहराया गया। उनकी सिनेमाई डकैती सलाखों के पीछे खत्म हुई। कर्नाटक पुलिस की भटकाव और अंधविश्वास से घिरे एक केस को सुलझाने के लिए तारीफ की गई। मानुकुली डकैती एक लेजेंडरी कहानी बनी हुई है। यह याद दिलाती है कि परफेक्ट क्राइम भी सच्चाई से नहीं बच सकता।